गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे मेरा जैसे आपको पता है जेबीटी फर्स्ट ईयर का तो चला हुआ है। आज जेबीटी सेकेंड ईयर का पेपर 2 में स्टार्ट करा रही हूँ। पेपर 1 मैंने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। वो आप मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल जाके देख सकते हो। तो सेकेंड पेपर है आपका स्कूल कल्चर लीडरशिप एंड चेंज, स्कूल संस्कृति नेतृत्व तथा परिवर्तन, ठीक है। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए होंगे, आपके इस बार भी ऐसा ही है। 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी और 30 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, इंटरनल रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस पेपर में आपकी 5 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। 12 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है, जिसमें आप पढ़ोगे टाइप ऑफ स्कूल विद इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फंक्शनर, रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्कूल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एजुकेशन पॉलिसी दैट इम्पैक्ट स्कूल, ठीक है। तो आप 12 नंबर की आपकी ये यूनिट है। तो आज हम करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट। जैसे आपको पता है 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है, ठीक है। तो आज फर्स्ट यूनिट करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल विद इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ स्कूल विद इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। कि विभिन्न प्रशासनिक निकायों के अंदर स्कूल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो हमारी एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में शामिल की जाती है। चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें शिक्षा में, चाहे आप वो सेंट्रल लेवल पे करें, आप प्रांतीय आप लोकल लेवल पर करें, ठीक है। तो उसका जो दायित्व होता है वो आपका सेंट्रल और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का मिलकर होता है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ है वो बनाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, हमारी इस पॉलिसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्या करती है, सलाह लेती है, अगर ठीक उसको फिर क्या करती है, अपने राज्य में लागू करती है। तो जैसे हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या है, शिक्षा आयोग और जो भी समितियां हैं, अलग अलग समितियों का गठन हुआ, ठीक है। और इन सब ने क्या है, बहुत सारे क्या है नीतियां बनाई, अपनी अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की, और इन्होंने क्या है एजुकेशन की व्यवस्था से लेकर उसकी आर्थिक सहायता के बारे में भी बात की गई, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया गया कि राज्य सरकारों को वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान भी करना पड़ा। अब यहाँ पर हम जो एजुकेशन की यहाँ पर मेन बात आती है हमारी, कि जो टाइप ऑफ स्कूल हैं, स्कूल को कितने लेवल पर यहाँ पर बांटा गया। आपको जस्ट ये बात याद रखनी है कि जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंकरेंट लिस्ट में आती है। आप चाहे किसी भी लेवल की बात कीजिए, आपकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। और जितना भी यहाँ पर जो भी फंड वगैरह है वो सारा का सारा आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों मिलकर यहाँ से जाता है, ठीक है। और हमारी स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे जैसे शिक्षा आयोग है और अनेक समितियों का गठन किया गया, ताकि हमारी एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको क्या है बढ़ावा दिया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्कूल की। तो टाइप ऑफ जो स्कूल है वो 4 भागों में हमारे स्कूल्स को बांटा है। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। 4 टाइप के आप लोगों ने भी अभी तक पढ़ाई की है। पहले प्राइमरी स्कूल आ गए आपके, ठीक है। प्राइमरी स्कूल आपके 1 to 5 तक के आपके स्कूल आ गए। अपर प्राइमरी में आपके 6 to 8 के स्कूल आ गए। सेकेंडरी आपका 10th तक का स्कूल आ गया, और सीनियर सेकेंडरी आपके 12th तक के स्कूल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पर जो टाइप ऑफ स्कूल है ये आपने पहले तो बता दिया, टेबल बना लिया आपने 1 to 5, 6 to 8, 6 to 10 और 6 to 12, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो आते हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल आते हैं, आपके एडेड स्कूल आते हैं, प्राइवेट स्कूल आते हैं। प्राइवेट में भी 2 टाइप के हो गए, रिकॉग्नाइज्ड जिनको मान्यता प्राप्त है, और कुछ है अनरिकॉग्नाइज्ड जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनको सरकार हाल ही में बहुत सारे स्कूलों को क्या कर रही है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनको बंद कर रही है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल में क्या होते हैं, आपके 2 तरह के स्कूल होते हैं, जिसमें आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है, और एडेड, ठीक है। इसमें आपकी लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी, जिसमें आपका 1 से 2 बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 फर्स्ट और सेकंड ये, और अपर प्राइमरी में 3rd to 5th
ये आपका क्या है डिवाइड किया गया है। और इसमें अगर स्कूलों की बात की जाए, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, तो स्कूल यहाँ पर 3 प्रकार के, एक तो गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है और एक हमारे एडेड स्कूल होते हैं। एडेड स्कूल कौन से होते हैं? जो आपके क्या होता है, जो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं उनको, आधे गवर्नमेंट के और आधे प्राइवेट, ठीक है, यानी कि उनको सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी प्राइमरी स्कूल की बात। उसके बाद आती है हमारी अपर प्राइमरी हो गई हमारी, ठीक है, और सेकेंडरी स्कूल की बात हम यहाँ पे लेके आते हैं, लोअर प्राइमरी हो गई। अब आती है हमारे मिडिल स्कूल भी आप उसको बोल सकते हो, और यहाँ पर इन्होंने क्या है अपर प्राइमरी, सॉरी मैंने उस टाइम पे गलत बोल गई, 3 to 5 नहीं 6 to 8 क्या कहलाते हैं हमारे अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल भी आप बोलते हो, ठीक है, जिसमें आप गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका पब्लिक स्कूल हो सकता है, ठीक है। अब आती है बात सेकेंडरी स्कूल की। सेकेंडरी स्कूल को भी ऐसे ही 2 भागों में बांटा गया। ये आपके 10th तक के स्कूल होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके सीनियर सेकेंडरी जो 12th तक के होते हैं। इन दोनों स्कूलों में भी ऐसे ही क्या है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है फंडिंग करती है। इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनका सारा फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा होता है, दूसरे क्या है प्राइवेट स्कूल होते हैं और एक एडेड स्कूल होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट में भी आपके रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इस तरह के स्कूल इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है, ये तो थी सिर्फ स्कूलों की बातें। अब केंद्र सरकार का क्या रोल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेकेंडरी स्कूल और फिर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सेंट्रल लेवल के जो स्कूल हैं आपके, उसमें कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपके केंद्रीय विद्यालय जिसको आप KVS बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नवोदय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय आपके 1 to 12 तक होते हैं और नवोदय विद्यालय आपके 6 to 12 तक के आपके स्कूल होते हैं, ठीक है। तो आपके जो KVS होते हैं वो आपके उसमें रहने का नहीं होता, आप अपने घर से ही जाते हो। ये फुल्ली क्या होते हैं आपके गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से इन स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। कोएड स्कूल होते हैं ये। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र हो जाती है किसी की, तो आपको अलग से स्कूल ना ढूंढने की बजाय आप उसी जहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है वहीं के स्कूल में आप अपने बच्चे को वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो KVS से KVS आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो नवोदय विद्यालय हैं उनकी स्थापना 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसके अनुसार दी गई थी। और इन विद्यालयों की स्थापना का मेन उद्देश्य है जो आपके गांव के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसलिए क्या है नवोदय विद्यालयों का क्या है नवोदय विद्यालय बनाए गए। और ये विद्यालय क्या 6 to 12 तक जो क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। और प्रत्येक जिले में क्या होता है एक नवोदय विद्यालय होता है, ठीक है। तो ये आगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए सेकेंडरी स्कूल्स। अब बात आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। इसमें आगे आपके गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो होते हैं वो सिर्फ 6 to 10 तक के जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक के वो इसके अंदर आते हैं। और जो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं 6 to 12 तक की जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है वो वाले स्कूल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होता है राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें जितना भी जो होता है वो आपका क्या है राज्य सरकार या आपके जो शिक्षा निदेशालय है उनके आधार पर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है कक्षाओं की परीक्षाओं का संचालन राज्य के विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भी आपका बोर्ड लगता है, ठीक है, जैसे आप हरियाणा में तो है तो आपका हरियाणा बोर्ड हो गया, अब पंजाब में तो पंजाब बोर्ड हो गया, ठीक है। तो उसकी जितनी भी क्लासेस है या जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है जो वहाँ की क्या देखती है बोर्ड देखता है, ठीक है। और इसका जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा का संचालन जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि आपके हर एक उस पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है और आपके ब्लॉक में ब्लॉक ऑफिसर होता है, ठीक है। जो एजुकेशन ब्लॉक ऑफिसर जो वहाँ के ब्लॉक के एरिया के जितने भी स्कूल हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को देखता है। और एक जिले के ऊपर जो होता है वो जिले की पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखता है, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक स्कूलों में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड या से रिलेटेड जो भी काम है या कंट्रोल है वो सारा का सारा एजुकेशन जो निदेशालय है या शिक्षा निदेशालय है उसके द्वारा ये होता है। उसके बाद और क्या है आपके
नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, जिसमें आपके एडिड स्कूल आते हैं, ठीक है। एडिड स्कूल वे होते हैं जो आपके निजी व्यक्ति और जो आपके सरकार द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके कुछ पुराने स्कूल हैं जो क्या, जिनको गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट है, जिसमें फ़ीस भी थोड़ी कम नाम मात्र होती है, ठीक है। इनके ये क्या है, ये नियमों का, इनको सारे सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है और इनको क्या किया जाता है, अगर ये सरकार के नियमों का पालन नहीं करते तो जो सब्सिडीज़ मिलती हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब्सिडीज़ इनको नहीं मिलेगी। अब कुछ है आपके प्राइवेट स्कूल, फुली प्राइवेट स्कूल, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। प्राइवेट लोग यानी कि जिनका ये स्कूल है उनके हाथ में होता है, कैसे चलाना है स्कूल को, ये की सारी जिम्मेवारी उनके पास होती है। इसमें भी क्या होते हैं आपके, कुछ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होते हैं और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो मान्यता प्राप्त है बोर्ड के द्वारा, वो अपने बोर्ड के नियमों के अनुसार काम करते हो। अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल कुछ छोटे छोटे कस्बों में या वैसे खोल लिए जाते हैं जिनको क्या है, सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन जब जैसे ही पता लगता है सरकार को तो वो इन स्कूलों को क्या है, बंद कर देती है, ठीक है। तो ये थी आपके टाइप ऑफ स्कूल्स के बारे में जो आपकी बात कही गई थी। उसके बाद है आपका जो सेकेंड पॉइंट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फंक्शनियर, ठीक है, कि जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं और क्या क्या उनका उत्तरदायित्व है हमारी शिक्षा को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या रोल है, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन इन सेंट्रल लेवल पे और हमारी जो स्टेट लेवल पे है, दोनों की दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो 1921 है उसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का माना गया था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात 1976 में संविधान में चेंज किया गया और उसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया। अब जो शिक्षा है वो राज्य की सूची के साथ साथ केंद्र के भी अंदर आती है, लेकिन यानी कि पहले क्या था, ये सिर्फ स्टेट का था, लेकिन जब इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया तो इसकी जो फंडिंग वगैरह है स्टेट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों मिलकर क्या करेंगी, आपकी एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट का ही मतलब ये होता है कि आपकी जो समवर्ती सूची, उसका मतलब होता है कि सेंट्रल, कि ये मुद्दा आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। उसके बाद बात आती है आपकी रोल की, यानी कि क्या भूमिकाएं हैं और क्या उत्तरदायित्व है हमारे शिक्षा विभाग के, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, तो सेंट्रल लेवल पर जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एक हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं, सांस्कृतिक उपमंत्री इसकी सहायता करते हैं, सचिवालय होता है, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा ये सारी चीज़ें, जॉइंट ब्यूरो, अलग अलग डिपार्टमेंट, शाखाएँ, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट एजुकेशन एडवाइज़र, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये काम बटा होता है। शिक्षा मंत्री होता है हमारा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने भी ये स्कूल होते हैं, इसके द्वारा विभिन्न लेवल्स पर जो शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सेंट्रल लेवल पर जो भी आपके केवीएस स्कूल हैं और जो भी नवोदय विद्यालय हैं, उनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनकी पूरी की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और देश के क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय सहायक शिक्षा आयुक्त होता है जो उस राज्य के केंद्रीय विद्यालयों को देखता है और शिक्षा की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिक्षा मंत्री की स्टेट और सेंट्रल लेवल पर सेम होती है। देखते हैं एक बार, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फंक्शनियर एट स्टेट लेवल, ठीक है। ये तो पहले बात की थी सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल के दो आपके स्कूल हैं, एक केवीएस है और दूसरे आपके कौन से होते हैं, नवोदय विद्यालय। अब आते हैं आपके स्टेट लेवल के ऊपर। तो राज्य स्तर पर क्या होता है, हमारा शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है, जो एक या दो उपमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि होता है जो राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये शिक्षा की नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन करता है। शिक्षा मंत्री केवल अपने क्षेत्र से संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय के सामान्य शिक्षा या उससे संबंधित होते हैं। शिक्षा के लिए उत्तरदायी है कृषि, पशु, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, वाणिज्य, उद्योग से संबंधित शिक्षा के लिए सभी क्या होते हैं, संबंधित विभागों के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो सबसे पहले जो भी कोई भी पॉलिसी बनानी है वो बनानी है, राज्य की जो भी शिक्षा पद्धति है उसका नेतृत्व प्रदान करना, संबंधित जो विषय पूछे गए हैं उनके समक्ष उत्तर देना, ठीक है। सेक्शन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनके ऊपर ध्यान देना, अनुसंधान या रिसर्च कार्यों को
प्रोत्साहित करना, राज्य की जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, और लगातार जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी जांच करना। और जो निजी मैनेजमेंट है यानी कि जो प्राइवेट मैनेजमेंट है और जो स्थानीय संस्थाएं स्कूलों को संचालन कर रही हैं उनको क्या सब्सिडीज़ देना, टाइम टू टाइम क्या है स्कूलों का दौरा करना, ताकि पता लग सके कि ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है। ठीक है, तो ये एक शिक्षा मंत्री के यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद इसमें देखो हमने जो अधिकारी हैं वो अलग अलग लेवल पर बता दिए। एक शिक्षा मंत्री बना दिया, एक होता है शिक्षा सचिव या शिक्षा आयुक्त, एजुकेशन सेक्रेटरी या एजुकेशन कमिश्नर आप उसको बोल सकते हो, एक एजुकेशन डायरेक्टर होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, यानी कि जो एक सिस्टम है आपका जो एजुकेशन, सबसे पहले तो शिक्षा अधिकारी इन्होंने सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो बांटे गए हैं, एक शिक्षा मंत्री होता है, उसके बाद कौन होता है हमारा शिक्षा सचिव होता है, एजुकेशन कमिश्नर जिसको बोलते हो आप, एजुकेशन डायरेक्टर होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, DEO जिसको बोलते हो, और एक होता है BEO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है। ठीक है, तो अब इनके अलग अलग काम है। शिक्षा मंत्री के काम आगे बताए गए थे, अभी क्या है हम बताएंगे जो आपके एजुकेशन कमिश्नर हैं उनके क्या क्या रोल हैं। तो एजुकेशन कमिश्नर मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव या शिक्षा आयुक्त होता है, इसकी सहायता से जो अधीन सचिव है वो भी नियुक्त किए जाते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये क्या होता है सदस्य होता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से अलग होता है। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेट में क्या है एक शिक्षा मंत्री अलग होता है, शिक्षा सचिव अलग होता है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में एक ही माना जाता है। अब इनके काम देखते हैं क्या क्या है। शिक्षा संचालक के द्वारा जो भी नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, सचिवालय के अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया उनको देखना। शिक्षा मंत्री से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को यही लोग देते हैं। ठीक है, शिक्षा संबंधी जितने भी मसले हैं, सरकारी नियमों के अधीन जो भी काम हो रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में अनुशासन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा करने के लिए, और राज्य सरकार के जो भी कार्य है शिक्षा से रिलेटेड उन सभी का जो ब्यौरा है वो शिक्षा सचिव के द्वारा ही शिक्षा मंत्री को दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन डायरेक्टर। एजुकेशन डायरेक्टर ये भी शिक्षा निदेशालय का एक बड़ा पद होता है। ठीक है, जिसमें शिक्षा मंत्री जिसमें क्या करते हैं, ये विशेष मामलों में शिक्षा मंत्री को विशेष कंसल्टेंट देते हैं या विशेष अपनी सलाह देते हैं। सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति होती है, ये क्या है राज्य की जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करते हैं, यानी कि हमारे प्राइमरी और जो हमारे सेकेंडरी जो स्कूल होते हैं उनके अंदर जो ट्रेनिंग की प्रोग्राम है वो इनके द्वारा किया जाता है। राज्य के अंदर निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों, स्थानीय निकाय और शिक्षा समस्या यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरफ भी ध्यान देते हैं ये। ठीक है, कि भाई उनमें सही ढंग से पढ़ाई करवाई जा रही है नहीं करवाई जा रही है, मनमाने ढंग से बच्चों से फीस तो नहीं लूटी जा रही है, ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, सिंडिकेट, कार्य परिषद, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक परिषद, ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, शिक्षा निदेशालय इन संचालकों में विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय निरीक्षिका, उप निरीक्षक और विद्यालय सहायक उप निरीक्षक आदि होते हैं। इसमें क्या हो विद्यालयों का निरीक्षण भी ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब जो ये था एजुकेशन डायरेक्टर, ये अपने ऊपर वाले बंदे को क्या करता है, अपने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे भेजता है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, ये क्या करता है अपने जिले पर यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड काम होते हैं, जो भी कार्यक्रम करवाने होते हैं वो इन्हीं के द्वारा करवाए जाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है 15 अगस्त के ऊपर भी वहाँ पर क्या कार्यक्रम होता है 26 जनवरी, ये इन सब का ब्यौरा कौन करता है भाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करता है। हमने हमारी एजुकेशन का वर्किंग सिस्टम कैसा है उसको उसका ऑब्जर्वेशन करना भी इसी का काम होता है। ठीक है, फिर आगे इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का जो मैनेजमेंट है उसका पूरा ऑब्जर्वेशन भी क्या है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है इसको जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का कार्य जिला स्तर पर जो प्राथमिक और जितनी भी हायर एजुकेशन है उनके स्कूलों के मैनेजमेंट का ऑब्जर्व करना। ठीक है,
और सारी चीज़ें उसके ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद अगर ज़िले के अंदर कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जिसमें क्या है हर ब्लॉक वाइज क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है स्कूलों का कि इस ब्लॉक के अंदर इतने गाँव के स्कूल इसके अंदर आ जाएंगे। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति करता है और इन अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक लेवल पर जो प्राइमरी और जो माध्यमिक शिक्षा उसको देना है और जो निःशुल्क जो आपकी SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी बुक्स वगैरह है उनको भी देखना, उनको भिजवाना, ये सारी काम किसके होते हैं, इन्हीं के होते हैं। और स्कूलों की टाइम टू टाइम क्या ऑब्जर्वेशन करना, टाइमिंग सही चल रही है, टाइम से मिड डे मील दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और जो SSA वाला प्रोग्राम है उसको कम्प्लीटली लागू करना, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, ब्लॉक ऑफिसर के उसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये थी आपकी जो भी यहाँ पर एजुकेशन के जो अधिकारी हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो पॉइंट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं, टाइप ऑफ स्कूल और दूसरा क्या है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फंक्शनर। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्कूल। समर्थन संगठन और स्कूल के बीच क्या संबंध है। ब्रीफली रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्कूल। तो जो विद्यालय समर्थन संगठन है यानी कि स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वे संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के कार्य को सफल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पेरेंट्स टीचर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन गवर्नमेंट NGO वगैरह हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या है हमारे विद्यालय की जिसका मुख्य उद्देश्य है वे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें सुधार लाना है, सहायता देना है। जितने भी आपके गार्जियन हैं, अध्यापक है, वो क्या है घर और विद्यालय परस्पर आपस में एक सहयोग के साथ काम कर सके, ठीक है। तो वे वो उनके बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप पैदा करना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं समय समय पर इनकी क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं। जैसे हर स्कूलों में क्या एक SMC कमेटी बना रखी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें क्या होते हैं कुछ सदस्य तो पेरेंट्स होते हैं और कुछ सदस्य क्या होते हैं, टीचर होते हैं, जिनकी टाइम टू टाइम मीटिंग होती है जिसमें क्या है शिक्षा को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर बातें की जाती हैं, ठीक है। कहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, सही ढंग से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इन संगठनों की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो भी आपका सिलेबस है, टीचिंग के क्या क्या मेथड हैं, ठीक है, बच्चे क्या है ये कोऑपरेशन के साथ समझे, सीखे, ये सारी बातों को लागू करना इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, जिसमें हम कहते हैं प्रोफेसर KG साइदयान के अकॉर्डिंग लोगों का स्कूल लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम उनके जीवन का ही संग्रह है, उनकी कार्यविधियाँ अधिकांश उन्हीं के अनुरूप है और ये सब बातों का प्रतिनिधित्व करते हुए सामुदायिक जीवन के लिए विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला गया है कि जो स्कूल है वो लोगों के द्वारा चलाया गया एक ऐसी संस्था है या सरकार के द्वारा चलाया गई जो क्या है लोगों के सहयोग से भी चल रही है और सरकार के सहयोग से भी, जिसमें क्या है समस्याओं पर आधारित होना चाहिए कि जो स्कूल है वो लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के ऊपर आधारित होना चाहिए और जो भी हम सिलेबस लागू करें वो जीवन में काम आने वाला सिलेबस हमें लागू करना चाहिए और जिन भी बातों का सामुदायिक जीवन के लिए विशिष्ट और उन सभी बातों को रिप्रेजेंट करे जो कि क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। एक अच्छा स्कूल समुदाय पर और एक अच्छा समुदाय स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं और वही उसी समाज का हिस्सा बनते हैं और समाज का हिस्सा जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों का आपस में एक गहरा रिलेशन है। तो समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह सुखी जीवन के लिए वह निश्चित स्थान पर रहते हैं। शिक्षा के द्वारा ही उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम एजुकेटेड होंगे तभी क्या है हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हम क्या कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बताते हैं हम स्कूल का और कम्युनिटी का, ठीक है। स्कूल और कम्युनिटी का क्या क्या रिलेशन है। एक तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम स्कूल का इसमें बताया गया है। एक तो इम्पैक्ट, सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी की, कम्युनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे स्कूल के ऊपर। एक तो कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव में क्या होता है, विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम समुदाय की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो स्कूल होता है वो एक कम्युनिटी के बीच में ही होता है और वहाँ के लोग जिस समुदाय के होते हैं यानी कि अलग अलग समुदाय
समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, ये अलग अलग समुदाय के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ठीक है, अलग अलग। तो बच्चों के तो भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुता की भावना और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को डेवलप करना है। और पाठ्यक्रम में नैतिक और मूल्य शिक्षा को तो रखा ही गया है, डिफरेंट सब्जेक्ट के द्वारा हम अलग अलग कल्चरल भी हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे हम अलग अलग धर्मों की यहाँ पर क्या है, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक प्रभाव भी है, राजनीतिक विचारधारा विद्यालय के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, उसका डिसिप्लिन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक, समुदाय की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ के विद्यालय सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं, ठीक है। यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो स्कूल में क्या है, जो बेसिक नीड वाले संसाधन है वो भी उपलब्ध नहीं मिलते हैं। तो आर्थिक प्रभाव भी एक कम्युनिटी का पड़ता है, ठीक है। तो समुदाय का विद्यालय पर यह प्रभाव पड़ता है। एक सामाजिक प्रभाव, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होती है, ठीक है। तो हमारे विद्यालयों में पाठ्यक्रम में सामाजिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक विशेष सामग्री को रखा गया है, ठीक है। तो हम जिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का के कारण विश्व में अपना अलग स्थान बनाए हुए हैं और मूल्यों पर आधारित विशेष सामग्री भी इसमें शामिल होती है, यानी कि समाज का हमारे प्रभाव, क्योंकि हम हमारा समाज के अंदर ही स्कूल है तो समाज का हमारे स्कूल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे कल्चर का, हमारी राजनीति का, हमारी अर्थव्यवस्था का या आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। अब उसके बाद आती है स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है एक समाज के ऊपर। ये तो था समाज का स्कूल के ऊपर। अब स्कूल का पड़ता है संस्कृति की सुरक्षा और विकास। हमें अगर अपने कल्चर को बचाना है तो देखो बच्चे बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल एक्टिविटी अपने स्कूल से ही सीख के आते हैं। अगर देखा जाए तो पहले की तरह जो कल्चरल जो प्रोग्राम है, जो हमारे पहले जो हमारे पूर्वज जो बनाते थे, हमारे पेरेंट्स जो बनाते थे, आज क्या हो गया है, वो भाईचारा थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्कूलों के जरिए हम बच्चों को अलग अलग कल्चरल, अपनी जो कल्चर को सुरक्षित पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए हम स्कूलों में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी करवाते हैं, जिससे बच्चे रूबरू होते हैं और उसको आगे आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रखने का हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्कूलों का प्रभाव। दूसरा, समुदाय का आर्थिक विकास। जब हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे अच्छे लेवल पर, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो बच्चे जब बने के निकलेंगे तो उनकी क्या होएगी, आर्थिक विकास होएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊपर उठेगा। सामाजिक, सोशल चेंज, समाज की प्रगति में विशेष स्थान किसका है, हमारे स्कूल का है। उसके बाद समाज की प्रगति, समाज में परिवर्तन, अगर आप लोगों की सोच में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम स्कूलों के जरिए उस सोच में परिवर्तन कर सकते हैं। समुदाय की समस्याओं में मदद करना, विद्यालय विभिन्न विषय और अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चे को हम स्कूल में सिखाते हैं, समुदाय में समाधान करने में मदद करते हैं। जैसे प्रदूषण, भाई हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, अपने बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं के जैसे मुद्दों के ऊपर हम बच्चे को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे एक स्कूल का प्रभाव था हमारे किसके ऊपर, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी आवश्यकताओं को पूरा करना। इस प्रकार स्कूल का और जो आपका समुदाय का है उसका गहरा नाता है आपका आपस में, ठीक है। इकोनॉमिक एरिया, मेडिसिन एरिया ऑफ स्कूल कम्युनिटी। अब इसमें और क्या क्या आता है, स्कूल के अंदर हाउ टू इम्प्रूव रिलेशन, किस प्रकार हम इसके रिलेशन को बढ़ा सकते हैं। स्कूल टू कम्युनिटी, विद्यालय को समुदाय के नज़दीक लाकर और समुदाय को विद्यालय के नज़दीक लाकर हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में इनका संबंध बना सकते हैं। इसके लिए हमें विद्यालय को समुदाय के समीप कैसे ला सकते हैं। एक तो समुदाय के ऐतिहासिक स्थानों का उपयोग करके प्रभावशाली बनाने के लिए समुदाय ऐतिहासिक स्थानों का बच्चों को स्थानीय भ्रमण के लिए ले जाया जाए, ठीक है। उनको बच्चों को बताया जाए कि ये हमारे ऐतिहासिक भवन है, ये उन्होंने बनाए, ठीक है। तो कम्युनिटी के नज़दीक हम बच्चे को लेके जा रहे हैं। जोग्राफिकल रिसोर्सेज, भौगोलिक स्थलों का उपयोग करना, समुदाय के पास फैक्ट्री, प्रयोगशालाएँ, नदियाँ, झीलें, पर्वत, यानी बहुत सारी जोग्राफिकल रिसोर्सेज है। तो हमें बच्चे को वहाँ पर लेके जाना है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बतानी है। तो इसके जरिए हम क्या है, स्कूल को समुदाय के पास लेके आ सकते हैं। जन सेवा संस्थाओं का उपयोग करना, जैसे समुदाय के बाद डाकघर, बैंक, दूसरा बिजली घर, ये जन सेवाएं हैं, तो विद्यालय इनका शैक्षणिक उपयोग कर सकता है, बच्चे को बता सकता है, ठीक है। उसके बाद समाज सेवा कार्यक्रम में जैसे हम चला सकते हैं, कोई भी शिविर लगा सकते हैं, NSS के कैंप लगते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसमें हम क्या करते हैं, स्वच्छता से रिलेटेड काम करवाते हैं बच्चे से, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद पेरेंट, टाइम टू टाइम पेरेंट्स से के कॉन्टैक्ट में रहना
रहना, बच्चे के बारे में बताना, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताना। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइज ऑफ एजुकेशन प्ले एंड अदर प्रोग्राम। टाइम टू टाइम क्या है, हमें अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी और प्रोग्राम को भी लागू करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय समुदाय के समीप जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, समुदाय को विद्यालय के पास कैसे लाया जा सकता है, पेरेंट्स डे बनाकर, पीटीएम रख के, वोकेशनल कोर्सेज के द्वारा, विल टू सर्विस द मेंबर टू कम्युनिटी, समुदाय के सदस्यों की सेवाएं प्रदान करके, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी करवा के, ठीक है, विद्यालय कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाना, विद्यालय द्वारा समुदाय के कार्यक्रमों का आयोजन करना, राष्ट्रीय जितने भी हमारे पब्लिक सेलिब्रेशन है, नेशनल फेस्टिवल बनाए जाते हैं, उसमें बच्चों के पेरेंट्स को इनवाइट करना। ठीक है, तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, स्कूल को और उसको जो हमारे उसको कम्युनिटी को साथ में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। नीड ऑफ, हमें नीड क्यों पड़ी, हमें इन कम्युनिकेशंस के कोलैबोरेशंस की हमें क्यों आवश्यकता हुई। एक तो किस लिए आवश्यकता हुई, एजुकेशंस के एरिया को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, पॉलिटिकल में, कल्चरल एरिया में, सोशल एरिया में, खेल कूद के एरिया में। ठीक है, यहाँ पर इनकी बात हुई। तो इन्होंने बताया गया फैमिली स्कूल पार्टनरशिप क्या होती है, परिवार विद्यालय सहभागिता क्या होती है। तो इसमें होम स्कूल पार्टनरशिप का मतलब होता है रोल ऑफ स्कूल इन होम स्कूल पार्टनरशिप एंड रोल ऑफ फैमिली। फैमिली का क्या रोल है हमारे स्कूलों में और स्कूल का क्या रोल है। एक तो इसमें बताया गया घर और विद्यालय के सहयोग से विद्यालय की भूमिका, अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स टीचर डे मनाना, ठीक है, पीटीएम हो तो पीटीएम हो गई, यानी कि अभिभावक पेरेंट्स डे मनाना, टीचर्स पेरेंट एसोसिएशन बनाना, पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करना, टू मेक यूज़ द डायरी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की डायरी का उपयोग करना, विद्यालय समारोह अभिभावकों को आमंत्रित करना, ये सारी जो आपने पीछे की थी वही आपकी इसमें अंदर होती हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों को उत्तर पुस्तिकाएँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, उसके क्या काम होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेटा ये जनरली जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें बनाई जाती है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्सों में से एक पेरेंट्स को क्या है प्रेसिडेंट चुना जाता है, एक वाइस प्रेसिडेंट, और कुछ क्या है उसके सदस्य बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो जो शिक्षा के अनुच्छेद 21 के जो प्रावधान दिए गए हैं उनके द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ये चीज़ें बनाई गई है। और हाल ही में क्या है, जैसे मैं भी क्या है हाल ही में क्या है जो हमारे सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने अभी लास्ट 2 वीक पहले क्या किया गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की पूरी बड़ी एक ऑनलाइन क्या है वर्कशॉप ली, जिसमें सभी स्कूल हरियाणा के जितने भी स्कूल हैं सब ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी एसएमसी के मेंबर थे, टीचर्स थे, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये क्या है पेरेंट्स के और टीचर के यहाँ से इनसे मिलकर बनाई जाती है। इसका मेन काम ये देखना होता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो फंड वगैरह आता है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है नहीं दी जा रही है, अनुशासन का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, टीचर स्कूल में ढंग से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए कि इसमें क्या है पंचायत के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इसके काम क्या क्या होते हैं, यानी कि जो विद्यार्थियों की जो एजुकेशनल क्वालिटी है उसमें सुधार करना। ठीक है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको वापस से स्कूल में लेके आना, बच्चे को क्या है ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ने से बचाना, यानी कि बच्चे को इतना मोटिवेट करना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना ताकि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूलों में पहुँचा सके। निःशुल्क किताबें जो सामग्री है वर्दियाँ हैं जो भी सब्सिडीज़ आती हैं ये योग्य विद्यार्थियों को समय पर दिलवाना। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या है स्वास्थ्य जांच केंद्र यहाँ पर शामिल करवाना, कामकाज के समय समय पर क्या है बच्चों की क्या है वार्षिक परीक्षाएं करवाना, मंथली टेस्ट देखना कि सही ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जितना भी सब्सिडी सरकार दे रही है वो सही ढंग पर जो ग्रांट आ रहा है वो सही ढंग पर यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे के बैठने की उचित व्यवस्था है नहीं है, मिड डे मील सही ढंग से दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, मिड डे मील में सही सफाई से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इनके ये सारे काम जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके होते हैं। ठीक है, निजी संस्थाओं में क्या होता है ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती उसका सारा काम क्या है जो स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है वो देखता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया है आपका, इसका ये हम कल करेंगे आपका। अब डेली आपकी मैं कम से कम 30 मिनट लूँगी।
तो चलिए आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड पेपर की, वो उसके 3 टॉपिक आपके हो गए हैं, जिसमें आपका टाइप ऑफ स्कूल एंड उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फंक्शनर और रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एट द स्कूल। लास्ट पॉइंट रह गया, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय।